हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बच्चों हम स्टडी करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। ओके, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है बच्चों? लॉ ऑफ मास एक्शन हमें बताता है कि रेट ऑफ रिएक्शन को आप कैसे लिख सकते हो इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, तो बच्चों लॉ ऑफ मास एक्शन को डिफाइन करते हैं। फॉर अ रिएक्शन the rate of reaction is directly proportional to the concentration of reactant raised to power their stoichiometry coefficient metric coefficients। ठीक है, ओके बच्चों। अब देखो यहाँ पर लेट अस कंसीडर अ जनरल रिएक्शन N1 molecule of A, N2 molecule of B and N3 molecules of C reacts to form products। ओके बच्चों, यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट बना रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप N4 molecule of D एंड N5 molecule of E, कुछ भी आप कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो हमारे पास क्या होगा, हम कैसे लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू ए कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर N1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B रेज टू पावर N2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ C रेज टू पावर N3। ठीक है, जितने भी हमारे पास रिएक्टेंट होंगे उनका क्या करो आप, उनके स्टोइचोमेट्री कोफिशिएंट को यहाँ पे इनकी पावर में रिप्रेजेंट कर दो, तो ये हमारे पास क्या जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा बच्चों। ठीक है, अब देखो जब भी हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को रिमूव करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, एक कांस्टेंट लगा देंगे और इस कांस्टेंट को हम क्या कहेंगे, रेट कांस्टेंट। ओके, इस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं बच्चों, रेट कांस्टेंट। ठीक है, हर डिफरेंट रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, और आपके पास क्या हो जाएगी, तभी हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या आता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, के क्या होता है, हर रिएक्शन के लिए के की वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट होती है। ओके बच्चों, अब देखो यहाँ पे हमने लिखा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बच्चों मैं इस वर्ड को चेंज करना चाह रही हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे कंसंट्रेशन नहीं लिख रही, कंसंट्रेशन भी ठीक है, नो डाउट कंसंट्रेशन इज राइट, बट कंसंट्रेशन को मैंने रिप्लेस कर दिया एक्टिव मास से। किससे रिप्लेस किया बच्चों मैंने, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट आएगा। ठीक है, मतलब एक्टिव मास से उसको रिप्लेस कर दिया। देखो एक्टिव मास का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, एक्टिव मास का बच्चों मतलब होता है कि आपके पास कोई भी रिएक्टेंट किसी भी फेज में प्रेजेंट हो सकता है वो गैसियस फेज में प्रेजेंट हो सकता है वो सोल्यूशन फेज में प्रेजेंट हो। ठीक है, गैसियस फेज में हम कंसंट्रेशन फाइंड आउट नहीं करते। ठीक है, जनरली हम क्या फाइंड आउट करते हैं, प्रेशर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए कंसंट्रेशन को हम मैंने क्या किया है, रिप्लेस किया है एक्टिव मास से। ओके, तो ये क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन। चलो अब मैं आपको बताती हूँ एक्टिव मास क्या होता है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिव मास। ठीक है, तो देखो बच्चों एक्टिव मास, ओके देखो बच्चों हमारे पास जितनी भी रिएक्शंस होती है, हमारे पास रिएक्शन 2 फेज में हो सकती है, आइदर इन सॉल्यूशन फेज और इन गैसियस फेज। ठीक है, एक तो हो सकती है सोल्यूशन फेज में और सेकंड हो सकती है बच्चे हमारे पास रिएक्शन इन गैसियस फेज में। ओके, सोल्यूशन फेज में जब रिएक्शन होती है, सोल्यूशन फेज रिएक्शन का मतलब क्या होता है, वो एक्वस स्टेट में हो रही है। ठीक है, तो उस टाइम पे हम क्या कैलकुलेट करते हैं, मोलैरिटी हम कैलकुलेट करते हैं, और जबकि गैसियस फेज में हम क्या कैलकुलेट करते हैं, प्रेशर। ठीक है, ईजियर होता है प्रेशर को कैलकुलेट करना एज कम्पेयर टू कंसंट्रेशन। नो डाउट कंसंट्रेशन भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं PV = NRT वाली इक्वेशन से, बट फिर भी
इनकरेक्ट एक्यूरेसी से हम क्या मेजर कर सकते हैं, प्रेशर। ठीक है, ये तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा ना कि पहले प्रेशर कैलकुलेट करोगे, फिर कंसंट्रेशन कैलकुलेट करोगे। ठीक है, और आपको क्या पता होनी चाहिए, उसके लिए वॉल्यूम भी पता होना चाहिए। वॉल्यूम की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों, सॉरी। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो पी इज इक्वल टू एन अपॉन में वी, एन अपॉन वी इज़ नथिंग बट इट इज़ इक्वल टू सी आर टी। मतलब अगर हमें प्रेशर पता है तो कंसंट्रेशन तो फाइंड आउट कर सकते हो, आपको टेम्परेचर पता होगा कि किस टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो मैं ये बोल रही हूँ यहाँ पे कंसंट्रेशन लिखना भी इनकरेक्ट नहीं है। ठीक है, बट एक्टिव मास अगर हम लिखते हैं तो ये क्या हो जाता है, ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है, तो इसलिए आपको एक्टिव मास ही बच्चों यूज़ करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये मतलब है एक्टिव मास का। ठीक है, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू राइट द रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, जब हम ये रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन। ओके, तो इसको लिखते हुए हमें कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने चाहिए। 2 पॉइंट ही डिस्कस करने हैं बच्चों हमें इस केस में। फर्स्ट पॉइंट क्या है, इंटरमीडिएट्स आर नेवर इंक्लूडेड इन द रिएक्शन। ठीक है, जो इंटरमीडिएट्स बनते हैं हमारे पास रिएक्शंस में वो कभी भी रेट लॉ एक्सप्रेशन में इंक्लूड नहीं किए जाते। ठीक है, इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, सबसे पहले इंटरमीडिएट्स होते हैं बच्चों, ऐसा नहीं होता कि हमारे पास रिएक्टेंट है और आपके पास क्या हो जाएगा, उससे डायरेक्टली प्रोडक्ट बन जाएगा। नहीं, पहले रिएक्टेंट होगा, उससे क्या बनेगा, कोई इंटरमीडिएट बनता है, फिर क्या बनता है बच्चों, हमारे पास प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक रिएक्शन, एक जनरल रिएक्शन में आप, ठीक है, यहाँ पर कंसिडर कर रही हूँ, A प्लस बी रिएक्ट्स टू फॉर्म C एंड C रिएक्ट्स विद D फॉर्म E। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो जो हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन में कैंसल आउट हो जाएगा, अगर आप इसकी ऑल ओवर इक्वेशन लिखो तो ये बनेगी ना C प्लस E, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दोगे तो C क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जो रिएक्शन में कैंसिल हो जाता है ओवरऑल रिएक्शन में, इक्वेशन में, वो क्या होता है, हमारे पास इंटरमीडिएट होता है। तो जब भी हम रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो यहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन को मेंशन नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये तो था बच्चों हमारे पास फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, जो रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हुए हमें लर्न होना चाहिए। सेकंड है बच्चों कि जो भी रिएक्टेंट एक्सेस में प्रेजेंट होगा उसकी कंसंट्रेशन को हम किसके इक्वल लेते हैं, 1 के इक्वल रखते हैं। ठीक है, आपके पास फॉर एग्जांपल हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, देखो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, एडिशन ऑफ वाटर, मतलब जो हमारे पास वाटर प्रेजेंट है बच्चों वो किस में प्रेजेंट होगा, हमारे पास वाटर इज प्रेजेंट इन एक्सेस। इन हाइड्रोलिसिस रिएक्शन वाटर इज प्रेजेंट इन एक्सेस, वाटर इज प्रेजेंट इन एक्सेस। ठीक है, तो उस रिएक्शन में जो वाटर की कंसंट्रेशन है उसको हम क्या एज्यूम करेंगे बच्चों, 1 हम एज्यूम करेंगे। फॉर एग्जांपल हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, देखो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर में क्या होगा, एस्टर प्लस वाटर रिएक्ट्स टू फॉर्म अल्कोहल प्लस एसिड। आपको पता है ना ये बनेगा अल्कोहल प्लस एसिड, आपने 10th क्लास में भी स्टडी किया है ये रिएक्शन। तो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है तो यहाँ पे वाटर क्या होता है, एक्सेस में होता है। ठीक है, तो इसके लिए जो हम यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर। ठीक है, अदरवाइज तो क्या लिखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर रेज टू पावर 1, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर रेज टू पावर 1, बट कंसंट्रेशन ऑफ वाटर की वैल्यू कितनी पुट करेंगे बच्चों हम, 1। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 बिकॉज वाटर इज प्रेजेंट इन एक्सेस हेयर। ठीक है, यहाँ पे वाटर किस में प्रेजेंट है, एक्सेस में प्रेजेंट है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखे है, रेट लॉ एक्सप्रेशन में उसकी वैल्यू को 1 कंसीडर किया है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास है बच्चों हम स्टडी करेंगे ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।